हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों के लिए एडुटेरिया का मुख्य परीक्षा बिहार दुर्गा का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आ गया हूं। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसमें कुल 80 प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आपका पेपर जैसा कि बहुत कम ही समय रह गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे, किस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये आपका नियम होगा आवोगाड्रो का नियम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवोगाड्रो का नियम बोलता है कि समान ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। लेकिन ग्राहम का नियम निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विचरण के अपेक्षिक वेग और उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो यह है पिक्नो-क्लाइन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेलोक्लाइन जो किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करता है, जबकि थर्मोक्लाइन किसी जल या वायु की गहराई में तीव्र तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा। एसएमपीएस का विस्तारण है, तो यह है स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्विच मोड पावर सप्लाई उन शक्ति परिवर्तकों को कहते हैं जिनमें पावर कन्वर्जन के लिए किसी स्विच या उच्च आवृत्ति पर चालू बंद किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो यह है कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुझा हुआ चूना या दूधिया चूना जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग के विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ के 3/4 आधा दिन में, यानी 1/2 प्लस चौथाई यानी 1/4। तो इस प्रकार 3/4, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 3/4 हो जाएगा। तो वही बोला जा रहा है। अगला प्रश्न, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? तो ये मृदा से करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मिट्टी से 13 पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, जिंक, कॉपर आदि शामिल हैं। अधिकांश पोषक तत्वों जो कि पौधे के जड़ों के सिरे के पास के बालों के माध्यम से अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस अगर भूख, प्यास, ताप, प्रेरणा, घृणा, पसीना, गुस्सा जैसी समस्याओं को आदि को नियंत्रित करता है। थैलेमस जो कि ठंडा, गर्म, दर्द पहचानने का कार्य करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, जिसका प्रमुख कार्य होता है रक्तदाब, हृदय धड़कन तथा श्वसन तंत्र का नियंत्रण करना। अगला प्रश्न, मिल्क और मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाया जा रहा है प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या होगा? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अश्रु गैस के घटक कौन है? अश्रु गैस, तो ये है क्लोरोपिक्रीन, CCl3 इसका सूत्र होता है, CCl3NO2। क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और इथेनॉल C2H5OH। अगला प्रश्न, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी?
तो द्रव्यमान संख्या जो कि न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या होता है, तो 20 और 18 38 हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इस प्रकार 20 और 18 28। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषक करता है? तो ये है हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन जलता है तो यह जल वाष्प में बन जाता है। इसका उपयोग जो कि विद्युत रासायनिक सेल आंतरिक में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो कि बॉक्साइट है, जिंक का अयस्क कैलेमाइन, आयरन का अयस्क हेमेटाइट, कॉपर का अयस्क सिनेबार नहीं है। कॉपर का अयस्क कैल्पोपाइराइट और क्यूपाइराइट है। तो इस प्रकार ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा नहीं है? तो ये नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय अवरक्त विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अगला प्रश्न, यौगिक CH3 CH2 CH3 का उपयुक्त नाम क्या होगा? तो CH3 जो कि CH2 और फिर CH3। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? तो 3 6 2 8। तो C3H8, इसको आप क्या बोलोगे? प्रोपोन बोलोगे। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्यूटेन तो C4H10, पेंटेन तो C5H12 और मीथेन CH4। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो कि एक पादप कोशिकांग है, जिसमें क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक पाया जाता है, और यही वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? तो ये है एस्केविड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलसल एस्केविड जो कि सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु है, यह 12 से 14 मीटर तक लंबा होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो ये बाल, नाक, फेफड़ा यानी इनमें से सभी में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपकला ऊतक जो कि 5 पर जुड़ी कोशिकाओं की एक से अधिक परत द्वारा बनी होती है, जो जंतुओं का शरीर ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करती है। इसका प्रमुख जल वे पोषक पदार्थों को अवशोषण, शरीर से उत्सर्जित पदार्थों की निकासी आदि है। अगला प्रश्न, अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो ये घटेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई के साथ दाब घटता है, और यही कारण है कि ऊंचाई के साथ क्वथनांक भी घटेगा। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन के लिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व क्या है? तो ये है यूरेनियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर से नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने हेतु उपयोगी तत्वों को हम परमाणु ईंधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती, वे डैश समूह में आते हैं। तो ये आते हैं थैलोफाइटा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूप नहीं होता, वो थैलोफाइटा समूह में आते हैं। थैलोफाइटा का शरीर जो कि जड़, तना, पत्तियां में विभाजित नहीं रहता, और इसके अंतर्गत मुख्यतः विभिन्न प्रकार के शैवालों, कवक और जीवाणु आदि आते हैं। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के बाद उन्होंने पड़ोसी के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने बढ़ाकर अपने पिता समुद्रगुप्त की नीति को जारी किया था। समुद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनका शासनकाल 380 से 415 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों को उनके देशों के साथ मिलान कीजिए।
तब मार्को पोलो जो कि ये इटली के थे, इब्न बतूता मोरक्को के थे, एंटोनियो मोनसेरेट ये स्पेन के थे एवं मोहम्मद वाली ताल्खी ये बल्क के थे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए 3412 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये था जीवक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने हड़प्पा वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो ये बिंबिसार ही था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मगध की गद्दी पे बैठने वाला बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगीर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो ये श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण जो कि अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे और यहीं इसने काया कलेश द्वारा शरीर त्याग दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ को सत्वाना पुरस्कार कहा था? तो गांधी इरविन समझौता जो कि 1932 में हुआ था और इसमें एलन कैंपबेल जॉनसन जो कि इस महात्मा गांधी को लाभ को सत्वाना पुरस्कार कहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऊँट का घोषणा पत्र, उसके बाद हंटर आयोग, फिर शेडलर का आयोग और फिर सर्जेंट योजना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी यानी CABD होगा। ऊँट का घोषणा पत्र जो कि चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। हंटर आयोग जो कि ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में इसकी स्थापना की गई थी। शेडलर आयोग जो कि 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए ये डॉक्टर एमी शेडलर ने नेतृत्व किया गया था। सर्जेंट योजना जो कि 1944 में किया गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में ब्रिटिश संसद द्वारा 1 अगस्त 1861 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न, शेख बाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये सुहरवर्दी समुदाय के थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो ये उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे जिसे हम लिबरल पार्टी भी कहते हैं 1892 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण था। तो ये लाहौर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये है फ्रांसिस्को पल्सट के शासनकाल में यात्रा की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये बेल्जियम वासी थे, फ्रांसिस्को पल्सट। अगला प्रश्न, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? तो ये है शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन के उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण ही महबूब इलाही की लोकप्रिय की उपाधि मिली थी। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के समय भू राजस्व का दर सिंचाई का लगभग आधा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व उपज का आधा भाग निर्धारित किया था
जो कि उस समय भारत में बहुत ही कठोर बूढ़ा प्रणाली थी। अगला प्रश्न, वह मुग़ल सम्राट जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ था कौन है? तो ये था औरंगजेब। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पहला बार राज्याभिषेक 1658 को आगरा में हुआ था और दूसरी बार शाहजहाँ के शानदार महल में 1659 ईस्वी में राज्याभिषेक करवाया गया था। फिर 55 से शुरू करते हैं जो कि 100 तक चलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से शब्द अक्षरों के दिए गए विकल्प में शब्द अक्षरों को चुनिए। तो यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। कार, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रक, तो ये सब इलेक्ट्रिक वाहन है। एक तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैलगाड़ी जो कि विषम है, एक दूसरे से अलग है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार सरकार से प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति पर निगम कर कितने आता है? तो ये 17 पैसे आता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी गाइज, 15 पैसे आता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि सेवा कर जीएसटी राजस्व के प्रत्येक रुपये में 17 पैसे जीएसटी में और निगम कर में 15 पैसे आता है। अगला प्रश्न, संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य IESS 2047 किसने जारी किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये दिल्ली की सरकार ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद शमी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि कुल 24 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। अगला प्रश्न, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है? तो ये है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? तो ये हैदराबाद को मिला है। ये सब करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आपका GK GS का प्रश्न चालू होता है। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? शायद ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है। तो बोला जा रहा है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कार्य को और डू विस्मैन को दिया गया है। नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ऑप्शन सी देखते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी जो कि प्रथम और द्वितीय और तृतीय भी सही है। अगला प्रश्न, प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर डैश की पुष्टि की है? तो ये सल्फर की पुष्टि की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में नियुक्ति हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर जो कि मलेशिया के नरेश हैं, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव हैं, रॉबर्ट फिको जो कि ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी जो कि उपयुक्त सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर द सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विवेक रंजन अग्निहोत्री जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है तो यहाँ पे बोल रहा है कि अति विषम जलवायु अवस्थाई पाई जाती है। तो ये कथन सही नहीं है। जबकि तापमान का दैनिक पारस कम होता है, वार्षिक तापमान पारस कम होता है एवं पूरे वर्ष के दौरान तापमान उच्चतम रहता है। कहाँ पे? दक्षिण भारत में, दक्षिण दिशा की ओर। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
दक्षिण भारत का हिस्सा आपका जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के साथ साथ 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। वो हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी, जो कि संपूर्ण भारत का 19% क्षेत्र है। अगला प्रश्न, नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार जो कि 30 डिग्री से 45 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये यूएसए में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 19 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वो अमेरिका के मेरीलैंड शहर में किया गया है, जिससे हम इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? तो यह कम्बे की खाड़ी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरब सागर में स्थित यह एक त्रिकोणीय आकृति की एक खाड़ी है जो दक्षिणी की ओर अरब सागर में खुलती है। यह भारतीय राज्य गुजरात के सागर तट, पश्चिमी भारत के शहर मुंबई और काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य स्थित है एवं उसे पूर्वी एवं पश्चिमी 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटसन जूट की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जूट जो कि पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग में भारत में प्रथम स्थान है। जूट उद्योग में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है और जूट को सोने का रेशा भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे है। इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो कथन 2 और 3 सत्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सूचकांक में सिंगापुर नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है? तो ये राज्यसूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा का गठन जो कि सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था एवं इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा संसद का जो कि उच्च सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता और जो हमारे देश के संघात्मक शासन का प्रतीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध करती है? तो ये है 6वीं अनुसूची। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 244 के 2 में इसका प्रावधान दिया गया है। वही आपका अनुच्छेद 275 के 1 में 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए हैं? तो ये है नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है? तो ये हैं कोई शत्रु अन्य देशीय हो या कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया हो। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 22(3) में उपबंध किया गया है कि गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण संबंधी उपबंध किसी शत्रु देश का नागरिक तथा ऐसे व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन बंदी बनाया गया हो या वे संबंध में लागू नहीं होते। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन जानकारी किसके बारे में दी जा सकती है? तो ये सीमा सड़क संगठन के बारे में दी जा सकती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस कानून के तहत हम राष्ट्रीय योजना, नीतियों और कानूनों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित है? तो ये है कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा निर्णय के बारे में संबंध में दिशा निर्देश दिए थे कि यह प्रावधान सभी कार्यस्थलों में लागू हैं। यह निर्णय कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की समस्या का कारगर समाधान लाने हेतु लाया गया था। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
जो कि राष्ट्रपति को अधिकार अनुच्छेद 53 के 1 के अंतर्गत प्राप्त होता है। हालांकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का ही कार्यपालिका होते हैं, जबकि कार्यभार तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन करता है? तो ये करता है राज्य सरकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य में पंचायत चुनाव कराने हेतु राज्य चुनाव आयोग की स्थापना यह व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान करने जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। तो इस प्रकार आपका नागालैंड, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, फिर मेघालय 20 जनवरी 1972 को, सिक्किम इसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी, फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश जो कि 22 फरवरी 1987 में हुई थी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 2431 यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो ये राष्ट्रपति को दे सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो यो है बोर्नियो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 73% भाग इंडोनेशिया तथा 26% भाग मलेशिया और 1% भाग ब्रुनई में पड़ता है। अगला प्रश्न, बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है? तो ये 81.99%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा ठनका की पूर्व चेतावनी देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौन से ऐप शुरू किया गया है? तो ये है इंद्रव्रज ऐप शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 9 मल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संसाधन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या है? तो ये ब्याज कहलाता है उपदान अदायगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो ये आय वितरण दर्शाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आय के वितरण के पर्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला चक्र ही लॉरेंज वक्र कहलाता है। यह अमेरिकी सांख्यिकी कार मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उत्पादन के कुल कितने कारक हैं? तो ये कुल 4 कारक हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम वृत्ति है। ये चारों उत्पादक आपके ये प्राथमिक कारक हैं। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 4% रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिसंबर 2012 को मंजूरी मिली थी और इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2012 को हुई थी। अगला प्रश्न, जो कि ये भी कुट मिलान करना है, तो वन अनुसंधान संस्थान आपका ये देहरादून में है, भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान आपका ये झांसी में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र एवं अनुसंधान संस्थान आपका ये जोधपुर में है एवं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका ये नई दिल्ली में है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 3412। अगला प्रश्न, आपका यहाँ पे बांध दिया हुआ है, जो कि ये बांध कौन सी नदी पे स्थित है? तो ग्रैंड कुली जो कि कोलंबिया नदी के तट पे स्थित है, नूरेक ये बक्स नदी के तट पे स्थित है एवं विल्सन आपका ये टेनेसी नदी पे स्थित है। उलर जो कि सम्मिलित नहीं है। उवर जो कि आपका ये कोलोराडो नदी के तट पे स्थित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो ये थे पी ए संगमा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जिनका कार्यकाल 1996 से 98 तक रहा था। अगला प्रश्न, कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो ये मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि विश्व में 6 प्रमुख और 20 छोटे छोटे प्लेट हैं। अगला प्रश्न, आंशिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? तो ये है माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसकी स्थापना 1975 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के बल अधिकारियों को
प्रशिक्षण देने हेतु किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण एक अजैविक घटक है? तो ये है पानी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी के साथ ताप, वायु, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ अजैव घटक हैं, जबकि उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता आपका ये जैविक घटक हैं। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो यह है 51.5%। वही पुरुष साक्षरता दर आपका ये 71.2% है। ओवरऑल की बात करूँ, कुल साक्षरता दर आपका यहाँ पे 61.8% है। अगला प्रश्न, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में, स्वामी साधना सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह संगठन विस्तार 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में हुआ था। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो ये है नाथुला दर्रा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 4404 मीटर है। वही जो जिला दर्रा की ऊंचाई 3528 मीटर है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 3978 मीटर है, जबकि खैबर दर्रा की ऊंचाई 1070 मीटर है। वही भारत का सर्वाधिक ऊंचाई दर्रा आपका ये चांगलो दीवान है, जो कि ये हिमाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई 5890 मीटर है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। स्वामी साधना सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका नाम क्या था? तो ये था हुंकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी साधना सरस्वती का जन्म जो कि 1889 में हुआ था। इन्होंने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था एवं इनको किसान आंदोलन का जनक भी माना जाता है। तो इस प्रकार आपका 80 प्रश्न समाप्त हो गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।